बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हाफ़ज़े की बीमारियां और ग़िज़ा। ग़िज़ा और हाफ़ज़े के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और हाफ़ज़े की कमज़ोरी जिन लोगों को हो उनको क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिसके इस्तेमाल के ज़रिए हाफ़ज़े की कमज़ोरी से बचा जा सकता है। और इस तरह के बहुत सारे सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं डॉक्टर प्रोफ़ेसर रुमैना इकबाल, जो आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की इन्होंने पीएचडी किया है न्यूट्रिशन में, और न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान की मशहूर। उसके साथ ही हमारे पास हैं डॉक्टर प्रोफ़ेसर शाहिद मुस्तफ़ा, जो अमेरिकन ट्रेंड बोर्ड सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं न्यूरोलॉजी के। उसके अलावा शिफा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी के हेड भी रहे। तो हमारे मेहमानों से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और हमारा पहला सवाल तो यही है डॉक्टर रुमैना आपसे कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ है, या ये सिर्फ़ एक सुनी सुनाई बात है कि हाफ़ज़े का ग़िज़ा से कोई ताल्लुक़ है। तो इस ताल्लुक़ के हवाले से आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासे। जी बिल्कुल, हाफ़ज़े के ख़राब होने या हाफ़ज़े के बेहतर रहने में ग़िज़ा का रोल है। इसके सिलसिले में बहुत सारी तहक़ीक़ हुई हुई है, और इसमें बिलख़ुसूस कुछ न्यूट्रिएंट्स जिनका के ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसमें विटामिन ई का रोल है, फोलेट का रोल है, विटामिन B12 का रोल है। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक स्टडी बरतानिया में हुई है जिसमें उन्होंने देखा कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा अगर हम सिर्फ दिन में जितने हरारे हमें मिलते हैं खुराक से, यानी जितनी टोटल कैलोरीज़ हम खाते हैं, तो वो लोग जो ज़्यादा कैलोरीज़ खाते हैं उनका भी हाफ़ज़ा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है हमारा ख़्याल कि हाफ़ज़े का ताल्लुक़ ग़िज़ा से भी है। तो हाफ़ज़े का ताल्लुक़ तो है डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा। अब इसके लिए जो लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे वाइटामिन्स और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रिस्क्राइब नहीं होती बल्कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं। तो ये जो दवाइयों का इस्तेमाल है, चाहे वो हिकमत वाली हों या मेडिकल वाली हों, और जो ज़्यादातर नॉन प्रिस्क्राइब्ड होती हैं अपने हाफ़ज़े को बेहतर बनाने के लिए, इन दवाइयों का जो यूज़ है हमारे मुल्क में और दुनिया भर में, और ये कितना जस्टिफाइड है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर वासे, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। ये इंतहाई अहम सवाल है जो आपने हमसे किया। बल्कि अगर कहा जाए तो ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर, जिसमें न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, जो कि दिमाग की ताकत जिसको हम कहते हैं, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बहुत सारी हकीम की दवाइयों का, होम्योपैथिक की दवाइयों का, इसी तरीके से आजकल बहुत सारे न्यूरोटॉनिक्स के नाम से मार्केट के अंदर ऐसे जो है प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनका रिसर्च से तो कोई बेनिफिशियल रोल, फ़ायदेमंद रोल तो साबित नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मेरे ख़्याल में बजाय इसके कि इंसान अपनी फ़ाइनेंशियल, यानी कि अपनी माली उसके अंदर बेइंतहा पैसे खर्च करे, अपने वक्त का ज़ाया करे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि इंसान जो एक हेल्दी डाइट है, जिसका इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। तो अभी तक रिसर्च से कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई है। जब आपने ज़िक्र किया कि बहुत सारे जो दुनिया के अंदर जो टॉनिक्स भी हैं, और जैसे बहुत सारे मुख्तलिफ़ नाम हैं, उनका अभी तक कोई रोल रिसर्च से इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। यानी अगर किसी को हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो भी, तो बजाय इसके कि वो इन दवाइयों का ख़ुद इस्तेमाल शुरू कर दे, वो बेहतर है कि डॉक्टर से रब्ता करे, और अगर डॉक्टर उसको समझे कि कोई हाफ़ज़े की बीमारी है तो डॉक्टर से जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब हो वो इस्तेमाल करे। अपने तौर पे इन टॉनिक्स का इस्तेमाल कोई फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले मेरे ख़्याल में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, इसलिए कि हमारे मुल्क में तो बहुत ही आम है कि आप दिल चाहे तो आप जाके बाज़ार से कोई भी दवा लेना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, जो कि डिमेंशिया के पेशेंट्स में भी हम अक्सर औक़ात जो है हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिनका इंसान की ब्रेन और के गलत मनफी असर पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, मसलन ये कि विटामिन B12 एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हाफ़ज़े पे असर पड़ता है। उसके लिए हम ज़रूर विटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह रुमैना साहब ने कहा कि और बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन है, विटामिन सी, ये जो हेल्दी डाइट के हिस्से, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो फिर तो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर पैसे का ज़िया है, और बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं इंसान के जिस्म और ब्रेन के ऊपर। अच्छा, बहुत सारी हमारे माशरे में ऑलरेडी मिथ्स पाई जाती हैं इस हवाले से कि ग़िज़ा और हाफ़ज़े के दरमियान। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मशवरा देते हैं
और आम है ये बात कि बादाम इस्तेमाल करना चाहिए, बादाम के इस्तेमाल से हाफ़्ज़ा मजबूत हो जाता है और अखरोट के इस्तेमाल से हाफ़्ज़ा मजबूत हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं, जो लोग जिसको दवा नहीं समझते बल्कि समझते हैं कि ये तो ग़िज़ा का हिस्सा है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई तहक़ीक़ात मालूमात हैं कि इनके इस्तेमाल से वाकई हाफ़्ज़े पे कोई असर पड़ता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो या सिर्फ उसको मजबूत रखने के लिए? तो इस हवाले से क्या तहक़ीक़ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर वासे। कुछ तहक़ीक़ इस मामले में बिलख़ुसूस अखरोट के हवाले से हुई है कि अगर वो लोग जो अखरोट ज़्यादा खाते हैं या वो लोग जो आम तौर से अपनी ख़ुराक में नट्स ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि फिर बादाम भी आ जाएंगे और दीगर नट्स भी आ जाएंगे, तो अगर वो एक आम डाइट का हिस्सा हो तो उन लोगों में मेमोरी लॉस जो है वो कम होता है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई, मतलब एक बात जो डॉक्टर साहब ने जैसे की कि हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, और दूसरी जो बात मैं करना चाहूँगी वो ये कि एतदाल के साथ खानी चाहिए, कि उसमें हर चीज़ जो है वो एक मुतवाज़न मिक़दार में हो, कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। अच्छा, आम तौर पे ये बात है कि लोग समझते हैं कि अगर किसी का हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो जाए तो लोग कहते हैं कि कुछ खाते पीते नहीं हैं आप, इसलिए हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो गया, या बच्चों का अगर थोड़ा कमज़ोर हो तो लोग उसको ज़्यादा खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही रिच हैवी फूड्स खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक आम तौर पे लोगों में सोच पाई जाती है कि अगर किसी का हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो जाए तो उसको ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाई, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है या ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, बिलख़ुसूस उन लोगों के लिए। और दूसरे कि हमारे माशरे में जो वेस्कुलर डिमेंशिया है, जो काफ़ी कॉमन है अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ की तरह ही, उन मरीज़ों में, तो इस तरह के लोगों में ये जो ग़िज़ा का इस्तेमाल है उसके लिए क्या हमें अप्रोप्रिएट हमारी रहनुमाई होनी चाहिए मरीज़ों के लिए, कि हम उनको क्या गाइड करें? बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर वासिफ। जैसे आपने वेस्कुलर डिमेंशिया का जिक्र किया, बल्कि अब तो हम रिसर्च से ये भी कहती है कि वेस्कुलर डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया, जो कि दो सबसे कॉमन आम वजूहात हैं, यानी कि 70-80% डिमेंशियाज इन दो वजूहात की वजह से होते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ भी है। इतना गहरा ताल्लुक़ है कि हम ये कहते हैं कि वेस्कुलर डिमेंशिया, यानी कि जिस तरह आपने, वेस्कुलर डिमेंशिया का मतलब ये है कि अगर खून की सर्कुलेशन दिमाग को सही नहीं हो रही, उससे स्ट्रोक्स हो रही हैं, तो ब्रेन को हल्का हल्का डैमेज पहुंचता रहता है। तो उसमें जो एक हेल्दी डाइट की जो चीज़ें हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। और मैंने साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जो नट्स की आपने बात की, बल्कि लोग कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ नट्स तो डेली खाना चाहिए, थोड़ा बहुत एतदाल के साथ। हाई HDL, जिससे उसमें हाई HDL, उसमें आपकी अच्छी वाली कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। तो जब अच्छी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी तो आपको खून की सर्कुलेशन दिमाग में अच्छी होती रहेगी। समझें कि दिल और दिमाग का बिल्कुल साथ चोली दामन का साथ है, कि जितना आपकी न्यूट्रिशन दिमाग में जाएगी उतना आपका दिमाग बेहतर काम करेगा। तो इसी तरीके से आपको जो है ओवर ईटिंग नहीं होनी। जैसे आपने जिक्र किया कि जी कोई ऐसी ताकत की डाइट बताएं या हेल्दी डाइट बताएं, आज तक दुनिया में कोई ताकत की ना तो दवाई ईजाद हुई है, ना कोई हेल्दी डाइट ईजाद हुई है ऐसी कि जो खाने से आपके दिमाग में और जिस्म में ताकत आ जाएगी। ओवर ईटिंग से तो हर हाल में परहेज़ करना चाहिए। और इसी तरीके से अपने मोटापा जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया के। अगर आप किसी को ख़मीरा गाँव ज़बान खिलाना शुरू कर देंगे, कोई आपको उसको कुश्ते खिलाना शुरू कर देंगे, या आप उसको बहुत ही हाई कैलोरिक, तो वो अल्टीमेटली होगा ये कि उसका ओबेसिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, डायबिटीज़ का ख़तरा होगा, ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसका बढ़ने का ख़तरा होगा। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली डिमेंशिया को प्रेसिपिटेट करती हैं और इसके चांसेस को बढ़ाती हैं। डॉक्टर रोमेन, हल्दी के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी का रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हाफ़्ज़ा मजबूत हो जाता है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या कोई तहक़ीक़ है इस हवाले से कि वाकई हल्दी का इस्तेमाल जो है वो हाफ़्ज़े के लिए मुफीद है? कुछ स्मॉल स्केल की रिसर्च हुई है जिसमें कि टर्मरिक का एक कंपोनेंट होता है, करक्यूमिन उसको कहते हैं, एक इंग्रेडिएंट, उसके लिए कहा जाता है कि उसका रोल है, मगर वो रिसर्च अभी जो है वो बहुत स्मॉल स्केल पे हुई है। मुझे जो बात से समझ में आता है वो ये कि साउथ एशिया में बहरहाल अभी भी शायद अल्ज़ाइमर्स और डिमेंशिया इतना नहीं है जितना कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में है। एक वजह ये हो सकती है कि बहरहाल हम अपनी जो आम तौर से खाना पकाते हैं यहाँ पर, उसमें हम आम तौर से हल्दी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक बात तो ये है कि हाँ कोई रोल, कुछ रोल है इसका, पॉसिबल रोल है। लेकिन दूसरी बात यही है कि इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर रोल है भी तो वह आम तौर से हमें खाने से इतना मिल जाता है कि उससे ज़्यादा की शायद ज़रूरत नहीं है। विटामिन B12 की आपने बात की, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी कितनी है हमारे मुल्क के अंदर माशरे में, और क्या ये हर एक को चेक करना चाहिए
क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग B12 के न्यूरोबियन और इस तरह के इंजेक्शंस और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और लोग लेवल्स को चेक नहीं करते हैं, तो इस्तेमाल करते रहते हैं काफ़ी अरसे से, और शायद ये समझ के करते हैं कि उससे हाफजा मजबूत हो जाता है। तो एक तो ये कि ये प्रॉब्लम है कितनी पाकिस्तान में, दूसरा ये है कि इसको टेस्ट करने का, चेक करने का कोई सिस्टम है कि उसको किस तरह चेक किया जा सकता है, और तीसरे है कि अगर ये विटामिन B12 की कमी हो तो उसको किस तरह रिप्लेस करना चाहिए या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे ये B12 की कमी दूर हो जाए। डॉक्टर साहब, विटामिन B12 जो है ये एक बहुत अहम विटामिन है जो कि नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए और इसकी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो उसके लिए विटामिन B12 बहुत अहम है। अच्छा, विटामिन B12 जो ये आम तौर से मीट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है और जब हम खाते हैं तो यूजुअली हमारे पेट से अब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत कम लोगों को ऐसी डिजीज़ होती है कि वो मीट प्रोडक्ट्स खाएं भी तो उनके स्टमक से या इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। चूँकि हमारे मुल्क में बहुत कोई वेजिटेरियन लोग नहीं हैं, लोग मीट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बहुत कॉमन नहीं है विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारे मुल्क के अंदर। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जहाँ कोई कमज़ोरी हुई तो हमारे, यानी कि बहुत सारे लोग जो अनपढ़ भी होते हैं वो भी आके कहते हैं जी वो ताकत का टीका, वो नीरबान का टीका हमें लगवा दें। तो इसको बल्कि हम ये भी कह सकते हैं इसको एक, जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, कि कुछ लोगों को वैसे ही नफसियाती तौर से कोई टीका लगवाने से, दवाई लेने से अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो ये भी जहन में रखना चाहिए इस सवाल को। जहाँ तक इसको टेस्ट करने का ताल्लुक है तो इसका एक ब्लड टेस्ट है जो कि बड़ी आसानी से हम टेस्ट कर सकते हैं। बल्कि ये विटामिन B12 का टेस्टिंग जो है, ये डिमेंशिया, किसी को अगर मेमोरी लॉस हो रहा है, फॉरगेटफुल लॉस है, तो इसमें हमेशा टेस्ट करते हैं, इसलिए कि इसकी अगर कमी है तो इसकी हम कमी पूरी करके डिमेंशिया को ठीक कर सकते हैं। तो इसका एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल सा, जो कि हम हर डिमेंशिया के पेशेंट्स का ज़रूर करवाते हैं, और अगर कमी है तो फिर उसको अगर हम इंजेक्शंस की सूरत में देते हैं कुछ अर्से तक, और बाद में डाइट की सूरत में, यानी कि टैबलेट्स की सूरत में देते हैं, डाइट सजेस्ट कर सकते हैं ऐसी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एब्जॉर्ब नहीं होता, उनको तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबे अरसे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिलुमुम लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। हाँ, इसी तरह और वाइटामिन भी हैं B12 के अलावा, विटामिन E है या और फोलेट है, फोलिक एसिड है, तो इस तरह के और विटामिन का भी रोल कहा जाता है काफ़ी कि इसका लिंक है डिमेंशिया से और हाफजे की कमज़ोरी से। तो इस हवाले से क्या बताएंगे आप डॉक्टर उर्मिला? जी, विटामिन B12 की आपने बात की, उसी से एसोसिएटेड जो एक चीज़ है वो फोलेट है। फोलेट का भी हमारी डाइट में सही मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द टू गो टुगेदर, विटामिन B12 और फोलेट एक साथ अमूमन काम करते हैं। उसके अलावा विटामिन E जो है, जो कि एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमारे जिस्म में काम करता है, उसका भी रोल जो है वो प्रूवन है फॉर मेमोरी लॉस, के उसको वो प्रिवेंट करता है। उसके अलावा अगर हम अपनी ख़ुराक में और देखें तो क्या कहते हैं, हमें कुछ चीज़ें कम भी करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर हमें ये चाहिए कि हम सैचुरेटेड फ़ैटी एसिड्स जो हैं, यानी चर्बी और गोश्त या दूध जिसमें चिकनाई मौजूद हो, जो कि सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फ़ैटी एसिड्स के, उनका हम इस्तेमाल कम करें, क्योंकि वो ख़ुराक जिसमें कि चिकनाई या चर्बी ज़्यादा होती है वो भी एसोसिएटेड है मेमोरी लॉस से। इसी तरह से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फ़ैटी एसिड्स हैं जो कि ख़ास किस्म के फ़ैट है, उनका प्रिवेंटिव रोल है। ओमेगा 3 फ़ैटी एसिड्स वो फ़ैटी एसिड्स हैं जो हमें मछली खाने से बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं। तो अगर उसका इस्तेमाल हो, अगर हम मछली खाएं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि अगर हम हफ़्ते में एक दफ़ा मछली खा लें तो हमें बहुत अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 फ़ैटी एसिड्स मिल जाते हैं। तो बात यह है कि अगर हम अपनी ख़ुराक ठीक कर लें तो उससे हम अच्छी ख़ुराक से फिर मेमोरी लॉस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो विटामिन आपने बताए, फोलेट, B12, विटामिन E और इस तरह के, इनको अगर विटामिन ना भी ले कोई फ़र्द, तो वो कौन सी ग़िज़ाई अजनास हैं कि जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए रेगुलर तो इन विटामिन की डिफिशिएंसी या कमी नहीं होगी? तो अगर हम फोलेट से शुरू करें तो फोलेट हमें ग्रीन पत्ते वाली जो सब्ज़ी है, जैसे कि पालक है, सलाद है, बल्कि भिंडी भी है, इनसे हमें बहुत अच्छी मिकदार में फोलेट मिल जाता है।
अगर हम जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो मछली जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट तिल जो हैं, सेसमी सीड्स जो हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। बात ये कि ये सब चीज़ें हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, तो अगर हम रोज़ाना की खुराक में इन्हें शामिल कर लें तो हमें दवाइयाँ खाने की, कोई ख़ास ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वो गोलियां भी सिर्फ उस वक्त असरअंदाज होती हैं, जो तहकीक जो हुई है, कि जब उनकी डेफिशिएंसी हो। अगर जिस्म में सही मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या विटामिन B12 या फोलेट मौजूद हैं तो गोली खाने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। तो बेहतर बात यह है कि हम अपनी खुराक को ठीक कर लें। दूसरी बात जो एक गोलियों से रिलेटेड ये है, अगर हम मल्टी वाइटामिन्स खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि उनमें ये वाइटामिन्स मौजूद होते हैं, तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जबकि अगर हम खुराक के ज़रिए ये लें चीज़ें, तो उसमें यह है कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में भी हमारे जिस्म में पहुँच जाएंगी तो वो नुकसानदेह नहीं है। तो इसकी वजह से खुराक को सही करने की ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि हम दवाइयों की तरफ जाएं और हम मल्टीविटामिन्स लें या कि इस तरह की कोई चीज़ लें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नशा आवर अद्वियात में शुमार होती हैं और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वो कॉमन यूज़ भी है, जैसे अल्कोहल है, मैरिजुआना है और नशा आवर अद्वियात हैं। तो इनका भी कोई लिंक है हाफ़ज़े की कमज़ोरी के साथ और डिमेंशिया के साथ कि इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। बल्कि ये जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया में आते हैं। ज़ाहिर है अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, ट्रीट मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए हमारी हमेशा ये कोशिश होती है डॉक्टर वासे कि हम कोई ऐसी वजह तलाश करें जिसको हम ट्रीट कर सकें, रिवर्स कर सकें। तो ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई, अल्कोहल एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, इसी तरीके से जो ड्रग्स हैं, मसलन मैरिजुआना है, बहुत कॉमन है, यंग जनरेशन है आजकल। आप जाएं तो आसानी से आपको मिल भी जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं, पीते हैं। बल्कि रिसेंटली रिसर्च आई कि जो लोग यंग एज के अंदर चर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, उनका जो IQ लेवल है, जो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो कम होता है। और जिसका इंटेलिजेंस लेवल कम होगा, अल्टीमेटली उसको डिमेंशिया होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से बाकी जो ड्रग्स हैं, हेरोइन हो गई है, या इसी तरीके से जो भी नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर लेगा, अगर उनका गलत इस्तेमाल होगा तो वो अल्टीमेटली ब्रेन को डैमेज करेंगी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हम हमेशा हिस्ट्री में लोगों से पूछते हैं डिमेंशिया के पेशेंट्स के, भाई आप ये दवाएँ इस्तेमाल तो नहीं करते? और इससे पहले कि मैं आगे जो हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं और सच्चाई से बताएं कि ये कितनी मिकदार में दवाइयाँ आप कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन जिसको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं, जिस तरह वैलियम हो गई है, या एटिवैन हो गई है, ज़ैनेक्स हो गई है, एल्प हो गई है, लेक्सोटिनल हो गई है, ऐसी दवाइयाँ जो कि लोग जाते हैं और कोई परेशानी महसूस कर रहा है, कोई टेंशन महसूस कर रहा है, तो वो जाता है बाज़ार में, और वक्ती तौर से ज़ाहिर है कि इनका थोड़ा सा एक बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते रहें तो नर्वस सिस्टम पे मनफी असर पड़ता है और उनकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन कम होती है, टेंशन कम होती है, उनको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी बहुत एक अहम वजह है जो कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ऐसी दवाइयों को मिनिमाइज़ करें। इसके साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि हमें, जैसे मैंने कि कोई भी दवा डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो ये समझते हैं कि जी वो कुछ परेशान है या टेंशन में है और लंबे अरसे तक ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उन्हें अपने ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा कॉमन रीज़न ये होता है कि उनको एक डिप्रेशन लॉन्ग टर्म चल रहा होता है, एंग्जाइटी चल रही होती है। और डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज़ होती है, बड़ा ट्रीटेबल कॉज है, और लोगों को मेमोरी लॉस शुरू होता है। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, जवान आते हैं कि जी और सब मैं चीज़ें भूलना शुरू हो गया हूँ। क्या भूलते हैं आप? मैं चाबी रख के भूल जाता हूँ, मुझे बेगम कहती है कि सौदा लाना है, 2 चीज़ें लाता हूँ, 10 चीज़ें नहीं लाता, मुझे कंसंट्रेट नहीं हो रहा, मुझे चीज़ें भूल रहे हैं। तो आपको तो पता है कि डिमेंशिया जो है वो एक ओल्डर एज की 65 साल से उम्र की डिजीज़ है। तो यंग लोगों में आमतौर से डिमेंशिया नहीं होता, तो उनमें ज़रूर डिप्रेशन एक कॉमन जो कि ट्रीटेबल है वो चल रहा होता है। उनमें हम ज़रूर पूछते हैं कि भाई आपको नशा तो नहीं करते हैं, और ड्रग हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं। इसी तरह टोबैको का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, सिगरेट लोग बहुत पीते हैं। 20-25% पाकिस्तान की आबादी है जो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको इस्तेमाल करती है, गुटखा, पान, तंबाकू। इसके इस्तेमाल से भी हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो सकती है, या इसके इस्तेमाल से भी हाफ़ज़े पे असर पड़ सकता है? यकीनन
यकीनन। आप 20 से 30% लोगों की बात कर रहे हैं। हमने अभी कराची और इसके गिरदोनवा के इलाके में एक स्टडी की जिसमें कि हमने देखा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक पर हमने सर्वे किया और हमने ये देखा कि 70% लोग जो हैं वो 70% लोग जो हैं किसी फॉर्म में, चाहे सिगरेट की फॉर्म में या गुटखा या छालिया या किसी ऐसी फॉर्म में तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो हमने डेटा और कंट्रीज़ से उसको कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि साउथ एशिया में इस वक्त हमारा जो कंजम्पशन है तंबाकू और इससे रिलेटेड अशिया का वो सबसे ज़्यादा है। इंडिया का हमसे कम है, बांग्लादेश का भी जो इंटेक है वो कम है। न्यूरोटॉनिक्स की आपने बात की कि हमारे माशरे में बहुत बड़े पैमानों पे ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जो दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली होती हैं और वो मुख्तलिफ़ नामों से मिलती हैं और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और बाज़ औक़ात मरीज़ भी उसको इस्तेमाल करते हैं, फालिज से पहले भी, फालिज के बाद भी, आम तौर पे भी हाफ़ज़े को बढ़ाने के लिए। तो ये जो न्यूरोटॉनिक्स का इस्तेमाल है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसके बारे में लोगों को क्या करना चाहिए और डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, इस हवाले से उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? असल में न्यूरोटॉनिक्स के बारे में रिसर्च स्टडीज़ काफ़ी हो चुकी हैं। ज़ाहिर है कि जो भी कोई ऐसी डिमेंशिया जैसे डिजेनरेटिव बीमारी है उसमें इंसान की कोशिश होती है कि वो जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट हो सकती हैं उनको इस्तेमाल करें। तो न्यूरोटॉनिक्स रिसर्च से तो कभी तक कोई फ़ायदेमंद रोल साबित नहीं हो सके। इसलिए जैसे हमने कहा कि उन पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के लिए भी मैसेज ये है कि किसी प्रेशर में आके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मरीज़ कहते हैं हमें कोई आप टॉनिक दे दें, नर्व टॉनिक दे दें, तो कभी कभी प्रेशर में भी आके डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाई लिख देते हैं कि जी ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि वो नफ्सियाती असर जो है वो तो हो ही जाता है, जिससे लोग समझते हैं कि हाँ जी हमारी हाफ़ज़ा हमारी ठीक हो रहा है, जहनी ताकत आ रही है। लेकिन सच्ची बात है कि रिसर्च से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है और इंसान को कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए जिसकी आय कि उसको ज़रूरत नहीं है और दूसरा ये कि वो साइंटिफिक स्टडी से साबित नहीं है। तो मेरा सब के लिए पैगाम ये है, डॉक्टर्स के लिए भी है, मरीज़ों के लिए भी, कि डॉक्टरों को मजबूर भी ना करें कि हमें आप फ़लाना टॉनिक लिख दें, हमें ये लिख दें, फिर डॉक्टर भी जल्दी में कभी है वो लिख ही देता है। इसलिए इससे पैसों का ज़िया ना करें और वक्त का ज़िया ना करें। अच्छा, हकीमी दवाइयाँ बहुत मशहूर हैं हाफ़ज़े को बढ़ाने के लिए। कई तरह के ख़मीरे हैं और बाज़ ख़मीरे ऐसे भी हैं कि जिसमें जवाहरात का इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पे ये एक कंसेप्ट है लोगों का कि ख़मीरे वो जिसमें जवाहरात शामिल हों उसके इस्तेमाल से हाफ़ज़ा काफ़ी बेहतर हो जाता है। और ये भी जिस तरह डॉक्टर शाहिद ने कहा कि मल्टी बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री है पाकिस्तान, हिंदुस्तान में और इवन अरब कंट्रीज़ में बहुत बड़े पैमाने पे ये ख़मीरे इस्तेमाल होते हैं। तो इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे आप हमारे नाज़रीन को, या इसके हवाले से कोई मालूमात या तहक़ीक़ मौजूद है? अच्छा सवाल है। बहुत हमारे यहाँ काफ़ी रुझान है लोगों में कि ख़मीरे इस्तेमाल किए जाते हैं या कुश्ते इस्तेमाल किए जाते हैं या दीगर ऐसी चीज़ें। मेरी नज़र से कोई ऐसी तहक़ीक़ नहीं गुज़री है जो कि किसी अच्छे रिसाले में शाये हुई हो जिसमें कि इसका कोई प्रूवन इफ़ेक्ट दिखाया हो। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि हम कोई भी ख़मीरे या वो खाएं। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं मालूम कितनी मिक़दार में लोग खा रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ख़मीरे वग़ैरह जो होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि हम अपनी टोटल कैलोरी इंटेक भी शायद उससे थोड़ी बहुत बढ़ा ही रहे हैं। कैलोरी इंटेक इन इटसेल्फ जो है अगर ज़्यादा हो तो इट्स नॉट गुड फ्रॉम अ मेमोरी लॉस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो आई वुड नॉट रिकमेंड। अच्छा, हैवी मेटल्स भी इसमें काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इस तरह के ख़मीरों में, तो वो तो बाज़ औक़ात दिमाग के लिए नुकसानदेह, जी हाँ, वो नुकसानदेह हो सकते हैं। वो चीज़ें जो हैवी मेटल्स हैं स्पेशली वो जो कि एक्सक्रीट ना हो सकें वो उल्टा नुकसान पहुँचा सकते हैं सेहत को। डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा, ये बताइए कि अगर किसी को हो जाए अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ या हाफ़ज़े का प्रॉब्लम, बीमारी उसको हो गई है, माइल्ड टू मॉडरेट रेंज के अंदर है, या अगर किसी को वेस्कुलर डिमेंशिया डेवलप हो गया है, तो अब उसको क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए अपने ब्रेन के फंक्शन को ऑप्टिमल रखने के लिए कि उसकी बीमारी बढ़े भी नहीं और जो उसको प्रॉब्लम है वो किसी तरह रिवर्स हो सके? तो ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे हम क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे हमें ग़िज़ा के लिहाज से एक तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर उनको ब्लड प्रेशर है, अगर उनको शुगर है, अगर उनकी कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी की मिकदार जिसमें ज़्यादा है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि उसके मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे मैंने 3 चीज़ें जिनका जिक्र किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को डैमेज करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रोक भी करेंगी, आपके डिमेंशिया को भी मज़ीद ख़राब करेंगी। तो अगर ब्लड प्रेशर है तो ज़ाहिर है कि उनको
ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, डायबिटीज़ भी और कोलेस्ट्रॉल भी, ब्लड प्रेशर भी, तो उनको चर्बी की मकदार कम इस्तेमाल करनी चाहिए, रेड मीट कम इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ा गोश्त कम इस्तेमाल करना चाहिए, मछली की और चिकन की मकदार को, जिसको हम वाइट मीट कहते हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह का शुगर है तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ओवर ईटिंग ना करें। ख़ास तौर से बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, हम ये भी खिला दें वो भी खिला दें, लेकिन ये कि उनको भी मजबूर ना करें, अपने जो पेरेंट्स हैं कि ज़बरदस्ती ओवर ईटिंग ना कराएं उनको। इसी तरीके से ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो पानी की मकदार है वो भी उनको एडिक्वेट मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता हमने कितना खाना है, बल्कि वो तो भूल जाते हैं कि हमने 1 घंटे पहले क्या खाया था। तो मेरे उनके लिए मशवरा है कि उनके पानी की जो मकदार का ख्याल रखेंगे। डिहाइड्रेशन हो जाए तो अक्सर वक्ती तौर से उनका ब्रेन का फंक्शन और मुतासर हो जाता है, तो उनकी हाइड्रेशन सही होनी चाहिए। उनके ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। नट्स जैसे हमने ज़िक्र किया कि थोड़े अमाउंट ऑफ नट्स बेहतर होते हैं, फ़िश है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सब एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि उनको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, उनको थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो इनटेक का ख्याल रखें कि वक्त पे खाना मिलता रहे। उनको अगर वो ये बार बार पूछेंगे कि मैं तो खाना नहीं खाया मुझे और खाना दो, तो ज़रूरी नहीं कि आप खिदमत की खातिर या सवाब की खातिर उनकी हर बात मानें। आप ये देखते रहें कि उन्होंने एडिक्वेट अमाउंट में खाना खाया कि नहीं खाया। तो कभी कभी ये भी होता है कि उनके लिए चबाना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें भी ख्याल रखें ग़िज़ा का। कभी कभी ये होता है कि डिमेंशिया की एडवांस स्टेजेस के अंदर स्वालोइंग, निगलने का मैकेनिज़्म मुतासर होता है, तो आप उनको ऐसी ग़िज़ा दें जो थोड़ा सा सख्त ना हो, जो कि स्वालो करना आसान हो। इस चीज़ का ख्याल रखें कि चोक तो नहीं हो जाते वो पानी पे या चाय पे। अच्छा, फिर ये भी होता है कभी कभी कि उनको ये भी समझ नहीं आती है कि ये कितनी गर्म चीज़ है, तो आप बहुत गर्म चाय या गर्म मशरूब ना उनको दे दें, उनकी उसकी ज़बान जल जाए, उनकी अंदर नुकसान पहुँच जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो हम डिमेंशिया को ज़ाहिर है कि हम ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इन चीज़ों की वजह से मज़ीद डैमेज है उसको हम ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। जब बच्चों में हाफ़ज़े की शिकायत बहुत आम है, वालिदैन शिकायत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चों में हाफ़ज़े को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो हमने बड़ों के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू की, चूँकि वालिदैन कंसर्न भी बहुत होते हैं बच्चों के हाफ़ज़े के लिए। तो बच्चों में हाफ़ज़े को बेहतर बनाने के लिए कोई हैं डाइटरी रिकमेंडेशंस कि क्या चीज़ें बच्चों को इस्तेमाल करनी चाहिए, पेरेंट्स को किन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जिससे बच्चों का हाफ़ज़ा बेहतर किया जा सकता है? जो जनरल रिकमेंडेशंस हैं वो वही हैं जो बड़ों के लिए हैं, वही बच्चों के लिए भी हैं कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बच्चे क्योंकि बढ़ती हुई उसमें होते हैं, एज ग्रुप में होते हैं, उन्हें थोड़े से ज़्यादा बेहतर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखें कि वो रोज़ाना दूध अपनी खुराक में शामिल करें। हफ्ते में 1 दफ़ा अगर हो सके तो मछली का इस्तेमाल करें, और क्या कहते हैं फल और सब्ज़ियाँ खाएं। हमने कराची में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रवाज ज़रा कम होता है। जी हाँ, मैं इसी बात पे आ रही थी। कराची में हमने एक तहकीक की थी जिससे हमें पता चला कि सिर्फ 2% आबादी कराची की ऐसी है जो दिन भर में 2 फल खाती है। तो गाइडलाइंस ये हैं कि हम कम से कम दिन में 2 से 3 फल खाएं। तो सिर्फ 2% आबादी हमारी ऐसी है जो ये टारगेट अचीव करती है। तो हम अपने फल और सब्जियों की मकदार सही रखें। बहुत सारा बच्चे जो हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो जंक फूड सिर्फ मोटापे के हिसाब ही से नहीं बल्कि और भी बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में उसको अवॉइड करें। अब हमारे मुल्क में भी बहुत सारे योगर्ट मिलने लगे हैं जो कि बेहतर ऑप्शंस हैं, तो बजाय चिप्स खाने के और बिस्किट खाने के और कोल्ड ड्रिंक पीने के और फ्रूट जूस पीने के, बेहतर ये है कि हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम दही खाएं, हम दूध पिएं। तो दैट वुड बी अ जनरल मैसेज। नाज़रीन, आज हमने बड़ी अहम गुफ्तगू की। ग़िज़ा और हाफ़ज़े की कमज़ोरी के दरमियान एक ताल्लुक़ मौजूद है, जिस तरह के हमारे मेहमानों ने आपको बताया, और मुतवाज़िन ग़िज़ा के ज़रिए, रेगुलर अच्छी ग़िज़ा के इस्तेमाल के ज़रिए न सिर्फ हाफ़ज़े की कमज़ोरी से बचा जा सकता है, बल्कि अगर किसी को डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो भी जाए तो अच्छी न्यूट्रिशन के ज़रिए उस बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। हम इसके साथ ही शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा के और डॉक्टर रोमेना के कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।